हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे 67वीं बीपीएससी के लिए मॉक टेस्ट नंबर 1 के बारे में। और ये जो हमारा मॉक टेस्ट है फ्रेंड्स होमवर्क से लिया गया, जो आपको होमवर्क 1 जून को दिया गया था उसी होमवर्क का ये टेस्ट होने वाला है। ठीक है, जो भी आपको होमवर्क दिए जाते हैं उसके 1 से 2 दिन के बाद आपको टेस्ट दिया जाता है, जो कि आपको होमवर्क में बताया गया। तो आप हमारे होमवर्क को पढ़िए और टेस्ट लगाइए, यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ ये जो आपका मॉक टेस्ट बनाया गया वो बिल्कुल बीपीएससी के एग्जाम्स के पैटर्न पे बनाया गया 5 ऑप्शंस के साथ, जो कि आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और बताइए कि आप 40 में से कितना स्कोर कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था। भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा महमूद बिन कासिम। ठीक है, महमूद बिन कासिम आपको पता है कौन था। इसके नेतृत्व में कह सकते हैं कि अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था 712 ईस्वी में, जो कि सिंध पर विजय इन्होंने प्राप्त किया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन अक्सर ये पूछा जाता है कि जब ये आक्रमण हुआ उस वक्त सिंध पर किसका शासन था। तो सिंध पर दाहिर का शासन था, ये याद रखिएगा। ठीक है, सिंध पर दाहिर का शासन था, ये आपने होमवर्क में पढ़ रखा होगा। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन से कि निम्नलिखित में से कौन जो कि अपने को बुद्ध कहता था। निम्नलिखित में से कौन अपने को बुद्ध कहता था। बुद्ध का मतलब मूर्ति भंजक, और ये जो था हम कह सकते हैं ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा महमूद गजनवी। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की थी। महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की थी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ई। ऑप्शन ई यहाँ पे करेक्ट होगा, एक या एक से अधिक। ठीक है, यहाँ पे देखिए यामीन उद दौला, जिसको हम लोग कह सकते हैं यामीन उद दौला का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं साम्राज्य का दाहिना हाथ। ठीक है, और साथ ही साथ यामीन उल मिल्लत की बात करें तो इसका अर्थ होता है मुसलमानों का संरक्षक। ये दोनों उपाधि महमूद गजनवी ने धारण की थी। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ई, एक या एक से अधिक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रहों के टुकड़ों के छोटे समूह सीमित होते हैं और मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच घूमते हैं, तो उन्हें हम लोग किस नाम से जानते हैं। यहाँ पे पॉइंट्स आप ध्यान दीजिएगा, जो ये चीज़ होते हैं वो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के कक्षाओं के बीच घूमते हैं, और आपको पता है कि क्षुद्र ग्रह यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन देखिए क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनें। यहाँ पे 4 पॉइंट दिए गए, चारों को पढ़िए और बताइए कि यहाँ पे राइट आंसर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने अपना होमवर्क अच्छे तरीके से कंप्लीट किया होगा। आपको सफिशिएंट टाइम भी दिया गया था कि आप अच्छे तरीके से अपना होमवर्क कंप्लीट कर लें। और यहाँ पे आपको टेस्ट इसलिए दिया जाता है कि आप जो भी होमवर्क में पढ़े होंगे एक बार आपका रिवीजन हो जाए, और हम यहाँ पे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से सेट करेंगे ताकि आपके माइंड पे थोड़ा सा प्रेशर पड़े और किस तरह से आपने पढ़ा है वो आपको पता चलेगा। चलिए देखिए, पहला पहला पॉइंट्स क्या कह रहा है कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल सही है कि लाल ग्रह के रूप में मंगल ग्रह को जानते हैं। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड पॉइंट बात करें तो बुध ग्रह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह, ये पॉइंट्स गलत है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह के रूप में हम लोग शुक्र ग्रह को जानते हैं, जिसको वेनस कहा जाता है। ठीक, क्योंकि उसके वायुमंडल में काफ़ी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हमारा गलत है। चौथे पॉइंट्स की बात करें तो बुध सूर्य के चारों ओर 88 दिनों में एक परिक्रमा पूरा करता है, ये बिल्कुल सही है। यानी फर्स्ट, सेकेंड और यहाँ पे फोर्थ बिल्कुल सही होगा। इस वजह से ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड्स कि वीडियो पसंद है और अगर आपको हमारे क्वेश्चंस अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जो भी बीपीएससी की प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी तरह की कंटेंट हमेशा देखने को मिलेगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम के अनुसार नियंत्रण बोर्ड और निर्देशक मंडल को समाप्त कर द्वैत सरकार की प्रणाली समाप्त कर दिया गया था। द्वैत सरकार की प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था, और वो अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1858। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने 3 प्रेसिडेंसी को एक सामान्य प्रणाली में एकत्रित कर दिया था। 3 प्रेसिडेंसी को एक सामान्य प्रणाली में एकत्रित कर दिया था, और इस प्रश्न का राइट आंसर होता है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने भारत में संसदीय प्रणाली की नींव रखी थी। भारत में संसदीय प्रणाली की नींव रखी गई थी किस अधिनियम ने, तो कह सकते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से कौन सा कथन मार्टिन्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के संदर्भ में सही है।
1892 का एक संबंध और भी याद रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अप्रत्यक्ष जो निर्वाचन प्रणाली, इसकी सबसे प्रमुख विशेषता थी अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं हम लोग मार्टिन्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। तो बताइए, और आपको पता है कि मार्टिन्यू चेम्सफोर्ड की अगर बात करें तो ये 1919 के अधिनियम को कहा जाता है, ये तो क्लियर है। पहला पॉइंट कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी, क्या ये सही है? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ बात करें तो पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया था, ये भी सही कि सीमित मात्रा में, ये बिल्कुल सही है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की प्रारंभ किया गया था, ये पॉइंट्स गलत है क्योंकि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की बात करें तो वो 1909 था, जिसको हम लोग मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इस अधिनियम में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी, ये पॉइंट्स भी गलत है क्योंकि अगर अखिल भारतीय संघ की बात करते हैं तो ये 1935 के अधिनियम के तहत ये बनाया गया था। तो यहाँ पे सही हमने क्या देखा, 1 और 2, यानी कह सकते हैं 1 या 1 से अधिक। ऑप्शन हमारा ई यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, 1 या 1 से अधिक। चलिए, उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आपको हर चीज़ क्लियरली समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, महमूद गजनी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? जो आपको होमवर्क दिए गए थे उसी टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस यहाँ पे बनाए गए हैं। महमूद गजनी का भारत में अंतिम आक्रमण कह सकते हैं कि जाटों के विरुद्ध था। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि महमूद गजनी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? तो बताइए फ्रेंड्स कि कौन शामिल नहीं था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हम क्या कर सकते हैं? तो देखिए, शामिल नहीं था कह सकते हैं कि फिरदौसी भी था, अलबरूनी भी था और उतवी था, ये तीनों थे। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तारिक ए सयुक्तगीन की बात करें तो इसके लेखक जो अल बैहाकी को आप देख रहे हैं, ये इसके संबंध में नहीं था, इसके इतिहासकारों में शामिल नहीं था। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन हम यहाँ डी को टिक करेंगे। ठीक है, पूछा जाता है कि शामिल थे तो हम यहाँ पे फिर ऑप्शन हम ई को टिक करना पड़ता क्योंकि ये तीनों शामिल थे। तो ध्यान रखिएगा, शामिल नहीं थे पूछा गया, इस वजह से ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सी है? सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सी है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, हीलियम और हाइड्रोजन बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, इसको हम लोग प्रकाश मंडल कहते हैं। ठीक है, सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने लोक सेवा आयोग की स्थापना की थी? तो लोक सेवा आयोग की स्थापना जो किया गया था, हम कह सकते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा ली कमीशन की सिफारिश पर इसका जो कि स्थापना की गई थी लोक सेवा आयोग की। चलिए, अगला प्रश्न, एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य की अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? देखिए, इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में अभी फिलहाल मैं नहीं समझा सकता हूँ क्योंकि आपको इस चैप्टर को मैंने पढ़ने के लिए नहीं दिया था, यानी इस टॉपिक्स को मैं पढ़ने के लिए नहीं दिया था। ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा हटा लगा दिया, लेकिन फिलहाल मैं आपको नेक्स्ट जो टॉपिक मैंने दिया उस टॉपिक में आपको ये मिलेगा पढ़ने के लिए, तो उसको पहले पढ़ लीजिएगा, तब मैं आपको नेक्स्ट डे अच्छे तरीके से इसको समझाऊंगा ताकि आपको क्लियरली समझ में। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ इसका राइट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर में जाऊँगा अपसौर। मोटा मोटी अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए, अगर अपसौर उपसौर क्या होता है तो देखिए, पृथ्वी और सूर्य के बीच जब अधिकतम दूरी होती है उसको हम लोग अपसौर के नाम से जानते हैं, और ये घटना हमेशा 4 जुलाई को घटती है। ठीक है, और जब पृथ्वी और सूर्य के बीच जब न्यूनतम दूरी होती है उसको हम लोग उपसौर के नाम से जानते हैं, और ये घटना हमेशा 3 जनवरी को घटती है। तो ये ध्यान रखिएगा और इसके बारे में आपको डिटेल्स में समझाऊंगा फिलहाल नेक्स्ट टॉपिक में। चलिए, फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन से है? तो ध्यान दीजिएगा, सूर्य और पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः आपसे पूछा जा रहा है। तो सूर्य के अगर निकटतम ग्रह की बात करें तो बुध होता है, और पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह की बात करें तो शुक्र होगा, यानी राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए। और साथ ही साथ अगर हम बुध और शुक्र को यहाँ पे दोनों को एक साथ मैच करके देखें तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमारे सौर मंडल में ये 2 ऐसे ग्रह हैं, यानी बुध और शुक्र, इनका कोई भी उपग्रह नहीं है, कोई भी अपना उपग्रह नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतीय सरकार को, बताइए प्रांतीय सरकार को क्या होगा राइट आंसर? तो 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतीय सरकार को शक्तिशाली बनाया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने प्रतिनिधि शासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जो कि द्वैत शासन किस स्तर पर लागू किया गया था? तो ध्यान दीजिएगा, 1919 की अगर हम बात करें तो उस वक्त जो कि कह सकते हैं द्वैत शासन को केंद्रीय और प्रांतीय दोनों स्तरों पर लागू किया गया था। ठीक है, दोनों स्तरों पर लागू किया गया था, लेकिन 1935 के अधिनियम में क्या किया गया कि सिर्फ और सिर्फ द्वैत शासन को केंद्र में लागू किया गया, और 1919 का जो
प्रांतियों में लागू हुआ था द्वैध शासन, इसको समाप्त कर दिया गया था। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार विधान परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का था? विधान परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का था? तो एक चीज़ आपको पता होगा, एक तो राज्य परिषद थी और दूसरा कह सकते हैं केंद्रीय विधानसभा थी। जो राज्य परिषद थी उसके सदस्यों की संख्या 60 हुआ करता था और इनका जो कार्यकाल था वो 5 वर्ष का था, ठीक है, राज्य विधान परिषद का। लेकिन अगर बात करता केंद्रीय विधानसभा की तो वहाँ पे सीटों की संख्या, जो सदस्यों की संख्या थी 144 थी, लेकिन कार्यकाल जो था वो 3 वर्ष का था। तो क्वेश्चंस में विधान परिषद पूछा गया, इसलिए राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी, ठीक है, 5 वर्ष का। चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट वन है कि सूर्य सदैव पूरब से निकलता है क्योंकि? सूर्य सदैव पूरब से निकलता है, इसका कारण यह है कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से कौन 1773 के विनिमयन अधिनियम, जिसको हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से भी जानते हैं, इसकी विशेषता क्या थी? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें तो इसमें समझिएगा कि इसमें बंगाल के गवर्नर को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया गया। क्या ये सही है? तो हम ये कह सकते हैं ये पॉइंट्स गलत है। क्यों? क्योंकि बंगाल के गवर्नर को कह सकते हैं, बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम दिया गया था, ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल 1833 में दिया गया था। ये पॉइंट्स यहाँ पे गलत हो जाता है। सेकंड पॉइंट है कि इसने कह सकते हैं उनकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद चलाई गई थी, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसके तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, बिल्कुल सही है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, बिल्कुल सही। यहाँ पे सेकंड और थर्ड यहाँ पे सही होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक या एक से अधिक करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन हम ई को टिक करेंगे, ऑप्शन ई यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, एक या एक से अधिक, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पारसेक, बताइए कि पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक जो होता है वो दूरी की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है, ऑप्शन ए करेक्ट है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन जो होता है वो किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन होता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो है वो कब लागू की गई थी? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी 1971, बी विल बी करेक्ट आंसर। पुष्पों का अध्ययन बताइए क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों के अध्ययन को हम लोग एंथोलॉजी के नाम से जानते हैं, ए विल बी करेक्ट आंसर, एंथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चंस की जीवों एवं वातावरण के अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। जीवों एवं वातावरण के अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को हम लोग पारिस्थितिकी कहते हैं, ठीक है, पारिस्थितिकी, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बिहार दिवस कब मनाई जाती है? तो बताइए कि बिहार दिवस कब मनाई जाती है? तो बिहार दिवस प्रत्येक वर्ष हम लोग 22 मार्च को मनाते हैं, और ध्यान दीजिएगा 22 मार्च को हम लोग वाटर डे के रूप में मनाते हैं, वर्ल्ड वाटर डे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन की बिहार का प्रमंडल कितना है? बिहार में प्रमंडलों की संख्या टोटल कितनी है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि बिहार में प्रमंडलों की टोटल संख्या की अगर हम बात करते हैं तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, यानी कि टोटल 9 प्रमंडल है, ठीक है। अगर हम बात करें जिलों की संख्या कितनी है तो जिलों की संख्या 38 हो जाता है। साथ ही साथ अनुमंडल की संख्या की बात करें तो 101, ये भी याद रखिएगा। फिलहाल करेक्ट आंसर ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बिहार की अवस्थिति के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो बताइए कि बिहार के अवस्थिति के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा? चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट से कि बिहार भारत के पूर्वी भाग में स्थित है, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार की सीमा नेपाल के साथ 729 किलोमीटर लंबी है, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो बिहार अपनी सीमा को 4 पड़ोसी राज्यों से साझा करता है। देखिए ये पॉइंट्स यहाँ पे गलत हो जाता है, 4 नहीं सिर्फ 3 राज्यों के साथ साझा करता है। चलिए हम इसको बात करते हैं कैसे। अगर हम उत्तर में बात करें तो उत्तर में तो हमारा नेपाल आ जाता है, ठीक है, उत्तर में नेपाल आता है, तो ये हमारा देश हो गया, पड़ोसी राज्य नहीं देश हो गया, ठीक है। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स की पूरब में, तो ध्यान दीजिएगा पूरब में अगर हम बात करें तो पूरब में हमारा झारखंड भी पड़ता है और साथ ही साथ पूरब में हमारा पश्चिम बंगाल भी पड़ता है, यानी एक तरफ तो झारखंड हो गया, एक तरफ वेस्ट बंगाल कह सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स पश्चिम में, तो पश्चिम में जो होता है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश होता है और दक्षिण में भी झारखंड हमारा इसके साथ साझा करता है, दक्षिण में भी झारखंड। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 3 राज्यों से ही साझा कर रहा है। देखिए झारखंड हुआ
और वेस्ट बंगाल हुआ और यहाँ पे कह सकते हैं उत्तर प्रदेश हुआ। सिर्फ 3 राज्यों से ये पॉइंट्स गलत हो जाता है। तो हम यहाँ पे कैसे ठीक करेंगे, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन, हम सिर्फ और सिर्फ 1 और 2 है ना, तो करेक्ट आंसर होगा 1 या 1 से अधिक। ऑप्शन ई विल बी करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहार के प्रशासनिक परिदृश्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो ध्यान से पढ़िएगा, प्रशासनिक परिदृश्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। पहला पॉइंट से कि विधानसभा में सीटों की जो संख्या वो 243 बिल्कुल सही, विधान परिषद में सीटों की संख्या 75 बिल्कुल सही, लोकसभा में सीटों की संख्या ये 38 नहीं 40 होना चाहिए, और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या की बात करें तो 16 ये बिल्कुल सही है। तो 1, 2 और 4 सही होने की वजह से हम यहाँ पे कहेंगे 1 या 1 से अधिक, ऑप्शन ई बिल्कुल करेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पे हमें बताना था असत्य है, तो हम ई को टिक नहीं करेंगे, असत्य था हमारा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। सॉरी माफ़ी चाहूँगा, क्वेश्चंस पे पूछा गया था कि असत्य कौन सा है, तो असत्य के फॉर्म में अगर हम यहाँ पे देखें तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी। अच्छा, ये 38 क्या था, तो 38 हम कह सकते हैं कि विधानसभा में अनुसूचित जाति की सीटों की संख्या जो है वो 38 है, ये आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1773 के विनिमयन अधिनियम के बारे में सही है, यानी रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में आपसे बात की जा रही है, कौन सा सही है। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि यह ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित करने और विनियमित करने के लिए उठाया गया पहला कदम था, बिल्कुल सही है। सेकेंड पॉइंट कि इसने पहली बार कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दी, ये भी सही है, और इसने भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी, तीनों क्या तीनों सही है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे ई करेक्ट होगा, 1 या 1 से अधिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनें। तो बिहार के राजकीय वृक्ष की बात करें तो पीपल बिल्कुल सही, बिहार के पुष्प की बात करें तो गेंदा, राजकीय पुष्प की बात की जा रही है तो गेंदा, ये भी सही है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों का क्रम 13वां, ये पॉइंट्स गलत हो जाता है, क्योंकि जब जम्मू कश्मीर हमारा केंद्र शासित प्रदेश नहीं बना हुआ था तब हम कह सकते हैं कि राज्यों के क्षेत्रफल की दृष्टि में बिहार का 13वां स्थान था, लेकिन अब बिहार का 12वां स्थान है, ये ध्यान रखेंगे। तो फर्स्ट और सेकेंड यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सही है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, फाइकोलॉजी यानी शैवाल का अध्ययन होता है, और माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन होता है, ए करेक्ट है। डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, या फिर डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है, तो ध्यान दीजिएगा, डेंड्रोलॉजी का संबंध हम वृक्षों के अध्ययन के साथ साथ झाड़ियों के अध्ययन को भी कहते हैं, यानी बी और सी दोनों होगा, इस वजह से ऑप्शन हमारा ई यहाँ पे करेक्ट है, 1 या 1 से अधिक। अगला प्रश्न कि बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला हमारा पटना होता है, लेकिन सबसे कम की बात करें तो शेखपुरा, इसके बाद हमारा आ जाएगा सेकंड नंबर पे, यानी कि सेकंड लास्ट की अगर हम बात करें तो शिवहर, और यहाँ पे थर्ड नंबर पे अरवल आता है। सबसे कम में कि हम शेखपुरा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एग्रेस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं। एग्रेस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो एग्रेस्ट्रोलॉजी घास का अध्ययन है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी एग्जाम्स के लिए कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1861 के अधिनियम के तहत मिली थी, बी करेक्ट होगा। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था। मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम जो आपने देखा था 1909, इसका संबंध किससे है, इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य कह सकते हैं कि पृथक निर्वाचन प्रणाली, यहाँ पे करेक्ट है, ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखिए। अगला प्रश्न ये कि तारे पूर्व से पश्चिम में किस दिशा से ज़्यादा दिखते हैं, किस कारण से ज़्यादा दिखते हैं। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण से ज़्यादा दिखाई देते हैं, तो इसका कारण ये होता है कि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, ये कारण होता है। ठीक है, और यही कारण होता है कि सूर्य हमेशा पूर्व की ओर से निकलता है। नेक्स्ट वन क्या कह रहे हैं। अगला प्रश्न ये कि महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। तो देखिए हम लोगों ने 40 क्वेश्चंस कंप्लीट किया। अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी होगी, और लेकिन मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा ही लगा होगा, क्योंकि बिल्कुल सब चीज़ तो क्लियर ही है, एग्जाम्स के पैटर्न पे है, सब चीज़ मैंने आपको अच्छे से क्वेश्चंस भी दिया।
तो आप नीचे कमेंट्स करके एक बार ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके रिस्पांस दीजिए कि हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा है, और साथ ही साथ कमेंट्स करके भी बताइएगा कि क्या इंप्रूवमेंट चाहिए आपको। ठीक है, तो हम मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।